नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। देखिए हम पाठ जो 7 था कक्षा 8 का, उसमें हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे पिछले वीडियो में। और क्वेश्चन हमारा ये था कि वुड डिस्पैच कब आया था। ये वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित एक अधिनियम था। ये आया था 1854 में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ, किसने की। शांति निकेतन एक शिक्षण संस्थान है, उसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसकी स्थापना हुई थी 1901 में। आइए अब हम शुरुआत करते हैं अगले पाठ की। और पाठ अगला है 8वां, महिलाएं, जाति एवं सुधार। इसमें सामान्यतः हम महिलाओं की स्थिति के बारे में, जो शैक्षिक स्थिति है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो जाति प्रथा भारत में प्रचलित है और पहले भी रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लगभग 200 साल पहले महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था। भेदभाव किया जाता था। विधवाओं को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। देखिए पहले क्या होता था कि महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही रखा जाता था। और उनके लिए था कि आपका जो काम है केवल घर गृहस्थी को संभालना है, बच्चे पालना है। इसके अलावा आपको न शिक्षा का अधिकार है, न सामाजिक जो समाज या राजनीतिक जो क्रियाएं हैं उनमें भाग लेने का अधिकार है। तो वो उस समय महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति थी। और सबसे बुरी स्थिति तो ये थी कि जो सती प्रथा है उसको लेकर है। सती प्रथा में क्या होता था कि जैसे कोई महिला है और उसका पति की यदि किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो महिला के पति की जो चिता रहती थी, उस चिता के ऊपर जो उस पति की लाश है, उस लाश के साथ जो लकड़ियां वगैरह रहती, उस लकड़ियों के साथ उस महिला को बांध दिया जाता था। और फिर वो चिता जलती थी तो वो महिला भी उसकी पति की लाश के साथ जिंदा जल जाती थी। ऐसा होता था। वो इसलिए बांधा जाता था कि कहीं ऐसा हो कि आग लगने के कारण वो वहां से वो भागे। और स्वाभाविक है, भागना तो था ही उसको। तो इसलिए लोग उस महिला को, जिंदा को ही लकड़ियों के साथ बांध देते थे। और कई बार तो ऐसा होता था कि उसको बहुत जोर से लंबे लंबे बांसों से दबाया जाता था। यानी इस उस तरफ व्यक्ति उसको बांस से दबाकर खड़े हो जाते हैं इस तरफ, ताकि वो उठ नहीं पाए उस चिता से जलती हुई। और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसा लोग मानते थे कि भाई उससे क्या होता है कि वो जो महिलाएं होती हैं, वो जो सती होती है, वो देवी का रूप धारण कर लेती हैं बाद में। ये एक बहुत बुरी कुप्रथा है। अब तो पूर्ण रूप से इस पर रोक लग चुकी है, भारत में कहीं भी नहीं है ये। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। जो जातियां गांव शहरों में साफ सुथरी रहती थी, जो साफ सुथरा जो शहर को रखती थी या गांव को रखती थी, यानी झाड़ू वगैरह लगाना या और कोई काम है, उनको वो क्या करते थे, भ्रष्ट जाति के मानते थे, नीची जाति का मानते थे। जो ऊंची जाति के लोग थे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। यानी भारत में जब तत्कालीन जब ये परिस्थितियां थी, जातिवाद बहुत ज्यादा हावी था, महिलाओं की दयनीय स्थिति थी, तो उस समय क्या हुआ कि कुछ समाज सुधारक आए, जिन लोगों ने समाज में इन कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई। उनमें प्रमुख व्यक्ति जो रहे हैं वो है राजा राम मोहन राय। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये ऐसे महान व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने समाज की तत्कालीन कुप्रथाओं पर कुठाराघात किया। देखिए राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक, 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु जो है इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई थी। ये किसी कार्य से इंग्लैंड में गए थे और वहाँ बीमार हुए और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो या ब्रह्म समाज, आप हिंदी में देखेंगे तो इसको ब्रह्म समाज, इंग्लिश में ब्रह्म समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी।
ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 में हुई थी और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी। देखिए सती प्रथा पर चूंकि अंग्रेजों का शासन था भारत पर, ठीक है, अंग्रेजों ने ऐसा अधिनियम बनाया सती प्रथा को रोकने के लिए, उसका अपराध घोषित किया। वो राजा राम मोहन राय के प्रयास थे जिनकी वजह से अंग्रेजों ने ऐसा नियम बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है आपकी कक्षा 8 की सामाजिक में, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। 1829 में सती प्रथा पर रोक लग गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून बना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ये शिक्षक भी थे और इन्होंने काफी प्रयास किए विधवाओं की अच्छी सामाजिक स्थिति के लिए। इन्होंने कहा विधवाओं को अधिकार है, जैसे कोई महिला है, कोई बच्ची है, जो उस समय बाल विवाह होते थे, ठीक है, उसके प्रति की मृत्यु हो जाए, अब आप सोचिए जीवन भर उस विधवा का कैसा जीवन रहेगा, न तो उसको समाज में न पारिवारिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने दिया जाता था, ठीक है, बुरी स्थिति रहती थी, उनके बाल काट दिए जाते थे उनके पति की मृत्यु पर, वे दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। तो 1856 में ये विवाह अधिनियम बना, पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा विवाह अधिनियम। तो विधवा विवाह जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना, ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने केवल नियम ही बनाए, इन्होंने देखिए इस चीज को चरितार्थ भी किया। इनके पुत्र का विवाह एक विधवा से भी हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेश लिंगम पंतुलु ने भी विधवा विवाह के समर्थन में संगठन बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये देखिए स्वामी दयानंद जो सरस्वती है, मेरी दृष्टि से एक महान ही क्रांतिकारी विचारधारा के धनी रहे हैं। और इन्होंने जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज क्या था कि तत्कालीन समाज की जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां थी, उन पर कुठाराघात करके उनको नए तरीके से जो लोगों के समाज के लिए अच्छी हैं उनको अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज ने बहुत ही महान व्यक्ति दिए हैं, आर्य समाज से जो जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं वो बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, बहुत सारे। ये क्रांतिकारी संस्था थी आर्य समाज। लड़कियां स्कूल जाने लगी, जैसे आपको बताया कि उस समय महिलाओं के लिए कोई शिक्षा नहीं थी, केवल घर पे रहना था। ऐसा मानते थे कि केवल शिक्षा तो लड़कों का ही कार्य, लड़कियों को तो केवल घर में ही रहना चाहिए। लेकिन इन समाज सुधारकों की वजह से बहुत सारा परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के कारण भी लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। कलकत्ता में विद्यासागर यानी ईश्वरचंद विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य समाज सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लोगों को लगता था कि वे लड़कियों को घरों से निकाल कर ले जाएंगे, यानी जो सामान्य लोग थे वो ये मानते थे इन समाज सुधारकों के प्रति कि ये लड़कियों को घरों से बाहर निकाल ले जाएंगे और उन्हें घर का जो घरेलू काम काज है वो नहीं करने देंगे, यानी उनकी जो पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो प्रभावित होंगी, ऐसा मानते थे। ये केवल एक गलत सोच थी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की समाज को, अपने परिवार को अच्छी तरह व्यवस्थित रख सकती है, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे सकती है। 19वीं सदी के आखिर में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। यानी आर्य समाज का जो ज्यादा प्रभाव है उत्तर भारत में काफी अधिक रहा है आर्य समाज का। और उस समय जो पंजाब वाला जो क्षेत्र था, जिसमें लाहौर अमृतसर वगैरह ये जो क्षेत्र आते हैं, इसमें आर्य समाज का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। लाला लाजपत राय भी एक आर्य समाजी थे। उत्तर भारत में कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। देखिए भारत में मुस्लिम जो महिलाएं थी वो जो कुलीन परिवार की थी, यानी जो नवाब वगैरह, जो राजा वगैरह रहते थे, जो जागीरदार जमींदार मुस्लिम परिवारों के जो लोग रहते थे, उन परिवारों की जो महिलाएं थी
वे अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। मुमताज़ अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और उस समय इतना धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा कि उर्दू में भी उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। क्योंकि जो मुस्लिम परिवार के जो लोग थे वो अरबी और फारसी भाषा को भी ज़्यादा तवज्जो देते थे, लेकिन धीरे धीरे एक जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा थी वो उर्दू थी। और उर्दू में भी बाद में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ, यानी किताबें उपन्यास वगैरह उर्दू में लिखे जाने लगे, उससे पहले उर्दू में नहीं थे। जैसे अब हम बोलचाल की सामान्य भाषा जो हिंदी है आप प्रयुक्त कर रहे हैं, ये कुछ सैकड़ों सालों से ही चल रही है हिंदी। पहले हिंदी कहाँ चलती थी? पहले स्थानीय भाषाएं थी, अवधि थी, है ना। हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग भाषाएं बोलियां बोली जाती थी। धीरे धीरे इन सभी भाषाओं के मिश्रण से हिंदी तैयार हुई और अब सब जगह लगभग हिंदी लोग प्रयुक्त करने लग गए हैं। यहाँ तक कि स्थानीय भाषा भी बोलेंगे तो हिंदी वो समझते हैं अच्छी तरह। ऐसे ही उर्दू भाषा का भी विकास हुआ है। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में स्कूल खोले, क्योंकि भोपाल में नवाबों का शासन था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। 1880 के दशक के आते आते महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी और पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब भी प्रकाशित की। यानी महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। देखिए वो कहते हैं ना कि समाज में, परिवार में किसी महिला पर अत्याचार होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसमें सामान्यतः एक महिला पर अत्याचार करने वाली एक महिला ही होती है ना। तो वही चीज़ यहाँ है कि महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी, यानी अच्छी चीज़ें आने लगी। यानी महिलाओं को अच्छी चीज़ बताने के लिए, स्कूल खोलने के लिए महिलाएं आगे बढ़ी, क्योंकि उनको पता था कि महिलाओं को क्या क्या समस्याएं हैं समाज में और क्या उनका दर्जा है। तो इसलिए जो कुलीन परिवार की महिलाएं थी वो आगे बढ़कर आने लगी। ताराबाई शिंदे ने तो स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक पुस्तक ही लिख दी उस समय। ये देखिए ये ईश्वरचंद विद्यासागर हैं। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। और ये है पंडिता रमाबाई। ये बहुत ही महान विद्वान महिला रही है, महिला शिक्षिका रही है। इनका महिला शिक्षा में बहुत ही बड़ा योगदान है। इनके जो योगदान है उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा अधिक योगदान है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। वहाँ महिलाओं को रोजगार भी मिलता था। वह मानती थी कि हिंदू समाज में महिलाओं का दमन होता है, ऐसा पंडिता रमाबाई मानती थी। देखिए पंडिता रमाबाई, जब इन्होंने महिलाओं के लिए जो स्कूल प्रारंभ किया, है ना, तो स्कूल जब प्रारंभ किया इसको, उस समय वहाँ के समाज के लोगों का विरोध बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। यहाँ तक कि ये स्कूल पढ़ाने के लिए, अपने स्कूल पढ़ाने के लिए लड़कियों को जाती थी तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे। लेकिन फिर भी ये अपने विचारों पे अडिग रही और इन्होंने महिला शिक्षा का प्रयास लगातार जारी रखा, समाज के इतने विरोध के बावजूद भी। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। ये एक शारदा करके नाम के एक विद्वान व्यक्ति रहे हैं, उन्हीं के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था। इसमें लड़के की उम्र जो थी 18 वर्ष और लड़की की उम्र 16 वर्ष रखी गई थी, है ना। किसमें? इसमें 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, इसमें ये था कि यदि 18 वर्ष से कम का लड़का और 16 वर्ष से कम की लड़की मान्य होगी तो वो बाल विवाह माना जाएगा और उसके लिए सजा का प्रावधान था, है ना। और आज हमारे क्या है वर्तमान में? वर्तमान में 21 वर्ष तो लड़के की उम्र होनी चाहिए और लड़की की उम्र होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए लड़की की उम्र। यदि इनसे कम उम्र होती है तो वो बाल विवाह माना जाता है और जेल की सज़ा खानी पड़ती है। अभी वर्तमान में
केंद्र सरकार के द्वारा, अभी मैंने पढ़ा भी था कि इस पे मंथन चल रहा है इस उम्र पे 21 साल और 18 साल पे इसको परिवर्तन करने के लिए, किसको किया जाए या नहीं किया जाए, ऐसा विचार चल रहा है। आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। देखिए आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, है ना, और 21वीं सदी में भी आज लोगों की कितनी परंपरागत सोचें हैं कि आज भी बच्चियों का और बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा किया जाता है इसमें। जाति और समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था का विरोध करने वाले बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। देखिए बौद्ध ग्रंथ क्या है, ये जाति प्रथा में यकीन नहीं करते हैं। जो बौद्ध ग्रंथ होते हैं वो जाति प्रथा का विरोध करते हैं। प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर देता था। प्रार्थना समाज एक ही संस्था थी। जाति उन्मूलन के लिए 1840 में बंबई में परमहंस मंडली का गठन हुआ। परमहंस मंडली का गठन कब हुआ था? 1840 में बंबई में। निचली जाति के लोग शहरों में रोजगार हेतु आने लगे। यहाँ तक कि ये लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया में भी बागानों में काम करने के लिए चले गए। देखिए उस समय क्या होता था कि जो छोटी जाति के लोग थे उनसे लोग घृणा करते थे, सामान्य वर्ग के स्वर्ण जाति के लोग। तो जब ये अछूत जाति के या निम्न जाति के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि उस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर मजदूरी वाला काम करने के लिए चले गए। इनको पता था कि हमारे यहाँ कितना ही अच्छा काम कर ले, हमारी जो सामाजिक स्थिति है वो किसी परिस्थिति में नहीं सुधर सकती। इसलिए उस समय अंग्रेजों के समय ये लोग कहाँ चले गए? मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया, है ना, इन क्षेत्रों में जो बागान थे वहाँ काम करने के लिए चले गए। और वहाँ के लोगों को भी आसानी से सस्ते और अच्छे मजदूर भी उपलब्ध हो गए। सेना में भी महार समुदाय की महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। यानी महार जो जाति है ये लगभग महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। तो महार जाति भी एक महार रेजिमेंट नाम से जो एक सेना का जो संगठन बनाया गया उसमें महार जाति के लोगों को लेने लगे। बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। बी आर अम्बेडकर भी महार जाति से के ही थे। अब है समानता और न्याय की मांग। मध्य भारत में घासीदास ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की। इसमें चमड़े का काम करने वाले लोगों को संगठित किया, क्योंकि चमड़े का काम क्या नीची जाति के लोग करते थे। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया और जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। केरल में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने भी जाति व्यवस्था का विरोध किया। ये देखिए घासीदास जी जो थे जो सतनामी आंदोलन चलाया, उसके अलावा हरिदास ठाकुर जो मथुआ पंथ के लोगों को सुधार के लिए प्रयास किए। केरल में एझावा जाति के लिए श्री नारायण गुरु ने काफ़ी अच्छे प्रयास किए। ये लोग क्या करते थे? जाति व्यवस्था का विरोध करते थे कि कोई भी ऊंची जाति नीची जाति नहीं होती, सब लोग कर्मों से ही होते हैं। गुलामगिरी। गुलामगिरी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1827 में ज्योतिबा राव फूले ने ईसाई प्रचारकों के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। यानी ज्योतिबा राव फूले थे जो तत्कालीन ईसाई प्रचारक जो स्कूल खोलते थे, ईसाई धर्म के जो गुरु रहते थे उनके स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी ज्योतिबा राव फूले ने। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे का खुलकर विरोध किया कि वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी हैं। उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर अपना गुलाम बनाया। देखिए ऐसा वो ज्योतिबा राव फूले मानते थे। क्या मानते थे? कि ये जो सवर्ण जाति के लोग अपने आप को जो ऊंचा मानते हैं ये वास्तव में भारत के निवासी नहीं है। क्यों? ये जो आर्य जो लोग हैं अपने आप को आर्य मानते हैं ये विदेशी हैं। ये भारत वाले क्षेत्र में आए और यहाँ इन लोगों ने इनके साथ युद्ध किया और युद्ध करके इनको हराया और अपना गुलाम बना लिया जो नीची जाति के लोग हैं। और गुलाम बना करके इन्होंने यहाँ इनसे
छोटे काम करवाने लगे। ऐसा ज्योतिबा फुले मानते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराकर अपना गुलाम बना लिया। वे पराजित जनता का नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। पराजित जनता को फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये समाज वगैरह है ना, इनसे संबंधित कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। जैसे प्रार्थना समाज है, सत्य शोधक समाज है, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है। इनके संस्थापकों का नाम आपको अवश्य याद होना चाहिए। सामान्यतः तथ्यात्मक रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। 1873 में फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। ये गुलामगिरी क्या थी? इनकी एक पुस्तक थी जिसमें लगभग 10 वर्ष पूर्व अमेरिकी गृहयुद्ध हो चुका था। यानी जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी 1873 में, उससे लगभग 10 वर्ष पहले ही अमेरिका में गृहयुद्ध समाप्त हो चुका था, जिसके फलस्वरूप दास प्रथा खत्म कर दी गई। अमेरिका में जो दास प्रथा थी, जो गृहयुद्ध चला, उसमें दास प्रथा खत्म करने के लिए, तो उसी के को बेस लेकर के इन्होंने ये किताब लिखी है, गुलामगिरी। फुले ने अपनी पुस्तक उन अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपको याद हो गए, ज्योतिबा फुले। अब है मंदिरों में कौन जा सकता था। यानी ये भी जाति व्यवस्था से संबंधित एक विवाद की स्थिति थी कि मंदिरों में नीची जाति के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अंबेडकर महार जाति में पैदा हुए थे। उच्च शिक्षा हेतु अंबेडकर जो अमेरिका चले जाने के लिए इनको फेलोशिप मिली, यानी इसको स्कॉलरशिप मिली। 1919 में ये भारत लौट कर आए और इन्होंने भारत में समाज सुधार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। किन्होंने चलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। कब चलाया? 1927 में। लेकिन 1927 से 1935 के बीच में अंबेडकर ने ऐसे 3 आंदोलन चलाए मंदिर प्रवेश करने के, और ये तीनों ही इनके सफल रहे। इनका उद्देश्य एक सामाजिक व्यवस्था का विरोध नहीं करना था। इनका ये उद्देश्य था कि ऐसा नहीं है कि समाज में सभी व्यक्ति नीचे हैं या हमारे केवल अछूत जाति के लोगों के जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएंगे। क्योंकि जब ये प्रवेश करते थे, कुछ लोग बाद में इन लोगों के चलो दबाव में आके मंदिर प्रवेश हो गए, बाद में गंगा जल से धोते थे। ठीक है, तो इनका यही उद्देश्य था कि मंदिर में प्रवेश करने का अनावश्यक रूप से किसी को नीचा दिखाना नहीं। इनका केवल ये उद्देश्य था कि सभी व्यक्ति समान है, ईश्वर ने हम सबको समान बनाया है। केवल जाति प्रथा हमने यहाँ पैदा की है इस धरती पर। कोई बालक पैदा होता है तो हम उसको जाति में बंधनों में बांध देते हैं। अब है गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए, पेरियार नाम से ईवी रामास्वामी नायकर मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे सन्यासी थे। बाद में ये कांग्रेस के सदस्य बन गए और इनमें जो जाति प्रथा के प्रति जो भाव है वो ज़्यादा कैसे जगा कि एक बार क्या हुआ कि कांग्रेस की बैठक हुई थी और उस बैठक में खाने की दावत थी, और उस दावत में क्या हुआ कि जो व्यवस्था थी, तो वो व्यवस्था इस प्रकार से बनी हुई थी कि सवर्ण जाति के लोग एक तरफ, वैश्य जाति के लोगों की जो पंक्तियां थी वो अलग थी, और शूद्र जाति के लोगों की पंक्तियां अलग थी। इस प्रकार से सभी व्यक्ति अलग अलग बैठकर खाना खा रहे थे। तो इन्होंने इसी चीज़ को देख करके इनमें ये भाव जगा कि नहीं, कांग्रेस भी ठीक कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि आपने तो इन सब व्यक्तियों को अलग अलग कर दिया, फिर आप एकता की कहाँ बात कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात से दुखी होकर इन्होंने क्या किया, कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और अछूतों के लिए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया। अठारह 20 के दशक में, अब ये देखिए कुछ बुलेट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, जो ये अध्यापक थे, इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। इसको कई जगह यंग बंग मूवमेंट भी लिखा हुआ मिल जाएगा, या यंग बंग आंदोलन चलाया इन्होंने। किसने? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। स्वामी विवेकानंद
1863 से 1902 इनमें जन्म हुआ। 1863 में और 1902 में मृत्यु हुई। का इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। देखिए इनका जो जन्म है स्वामी विवेकानंद का, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। ठीक है। और ये जो 12 जनवरी है, इसी को ही आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, है ना। 1893 में शिकागो में ये विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए गए। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उस समय जब इन्होंने भाग लिया, उस समय क्या लिखा इनके भाषण से प्रभावित होकर के, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता है। यानी जब ऐसे विद्वान लोग जिस देश में रह रहे हैं वहाँ आप धर्म प्रचारक भेज रहे हैं, कितना मूर्ख कार्य। ये अपने आप में बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। और इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका जो गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से ये शिक्षण संस्था खोली थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये विश्वविद्यालय स्थित है। भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में इनका नाम आता है। सिखों का सुधारवादी संगठन के रूप में एक सिंह सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी सिंह सभा की। इसका काम क्या था? इसका काम था सिख समाज में सुधारवादी कार्य करना। बाद में 1879 में लाहौर में भी एक इसकी शाखा स्थापित की गई। ठीक है मित्रों, आज इस वीडियो में से मैं आपसे प्रश्न जो पूछ रहा हूँ, पहला प्रश्न ये है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? और दूसरा प्रश्न ये है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की? आर्य समाज की स्थापना कब और किसने कि? आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख